सो वेलकम गाइस, वेलकम टू एफजेन एकेडमी। माई सेल्फ पंकज कुमार बगेड़िया। तो आज हम आप लोगों के जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, जिसके लिए अपन एनसीईआरटी करवा रहे हैं फिजिक्स के लिए, उसके जो अपन ने चैप्टर चल रहा था वेक्टर, उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स, कि किस किस तरह के सदिश होते हैं और वो क्या होते हैं, कैसे काम में लेते हैं उनको। तो उसी के आगे एक पार्ट है, वो है सेकेंडरी सदिश, कोसेंट्रिक वेक्टर्स। तो सेकेंडरी सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं। हम तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो अगर सदिश इस तरह से है कि अगर उन सदिशों को वैसे ये तो ऐसे दे दिया, अब उसी चीज को थोड़ा सा अलग करके ऐसे दे देते हैं, तो ये सदिश क्या कॉन्सेंट्रिक है। अब इनका कॉन्सेंट्रिक देखने के लिए क्या करेंगे, इस सदिश को, जैसे इस सदिश को अपन ने थोड़ा पिघला है, ऐसे आगे बढ़ा दो, इस सदिश को ऐसे आगे बढ़ा दिया, और जो ऐसा सदिश था उसको ऐसे करके लिख दिया, ये जिसका हम सदिश, मैंने इसको यहाँ से उठा के आगे कर दिया। ये तीनों सदिश क्या हमने एक बिंदु पे काट रहे हैं, मतलब ये कॉन्सेंट्रिक है। तो कॉन्सेंट्रिक या सेकेंडरी सदिश वो होते हैं जो सारे के जो सदिश जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक होती है। आगे अब जैसे अपन मैकेनिक्स पढ़ेंगे आगे, तो जहाँ पे अपन बल पढ़ेंगे, तो अपन वहाँ पे देखेंगे कि अगर जितने भी बल लग रहे हैं बॉडी पर, उनका अगर वो सारे सेकेंडरी हैं, उनकी लाइन एक ही पॉइंट पे वो लग रहे हैं सारे, तो वस्तु सिंपल गति करेगी। परंतु यदि अगर बल अलग अलग जगह पे लग रहे हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन से अलग जा रहे हैं, वो एक ही पॉइंट पे नहीं मिल रहे, और एक लाइन ऑफ एक्शन है, एक लाइन पे मिल रहे हैं अलग अलग जगह, तो वैसी पोजीशन में क्या हो जाएगी कि वो एक तो सीधी रेखा में गति करेगी और एक घूर्णन करने लगेगी, क्योंकि उस पर टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अपन कि टॉर्क कैसे काम करता है और क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये चीज हम उनको बताते हैं कि सेकेंडरी सदिश जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं। तो अगर किसी भी वस्तु पे बल ऐसे लग रहे हैं कि वो सारे सेकेंडरी हैं, तो वो एक ही ऐसे सिंपल सीधी रेखा में गति करेगी, घूर्णन गति नहीं करेगी। और अगर वो नहीं आ रहे तो वो घूर्णन गति करेगी। तो ये बात अपन को पता होनी चाहिए। तो अगर ये जैसे ये तीन है, अगर इन तीनों को देखें, जैसे ऐसे तीन फोर्स आ गए, अब ये देखना, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ काटा ना, तो ये तीनों बल एक जगह नहीं काट रहे हैं, तो ये तीनों सेकेंडरी। ऐसे तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं सदिशों का थ्री डी में निरूपण। मतलब तो द्विविम में मान लो या त्रिविम में, यहाँ पे अपन थ्री डी की बात कर रहे हैं, बट जैसे अपने यहाँ तक ज्यादा भौतिक विज्ञान में टू डी तक जाता है। चलो फिर सदिशों का सेकंड डायमेंशन जो टू डी होता है, उसको निरूपण कैसे करते हैं। अब देखना, अपन ने बताया था कि जो सदिश है, सदिश ए, उसको अपन आई के जे के ऐसे लिखते हैं। एक्स का आई के होता है, वाई का जे के होता है, जेड का के। स्मॉल ए, अगर कैपिटल ए वेक्टर है, उसको अगर ऐसे लिखा हुआ है ए आई के बी जे के, मतलब ये क्या बताता है कि किसी भी सदिश की को अपन जब निर्देशांकों के साथ कैसे निरूपित करेंगे। तो अगर ये ऐसा कोई वेक्टर दिया गया है, तो जैसे मैंने सदिश सदिश पढ़ा था, वहां पे देखा कि बस ये क्या करेंगे, पहले अपन पॉइंट लेंगे ए कोमा बी। तो देखना ए कोमा बी में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई है, ए तो हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, ए कोमा जीरो आया, यहाँ पे जीरो कोमा बी आ जाएगा वाई एक्सिस पे। तो ये इस चीज का स्थिति सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन बताते हैं, और ये सदिश को अपन ऐसे लिखेंगे। तो अगर कोई भी सदिश अपन को, अब तो ये तो हो गया सिंपल सदिश का टू डी में निरूपण। अगर थ्री डी होता तो ऐसे इसका जेड निकला होता, तो ये काम पे जैसे ये जेड एक्स होता है ऐसे खड़ा, तो ये ए बी तो नहीं, बाकी यहाँ पे जेड भी होता, तो क्या लिखते थे, ए प्लस बी प्लस सी ए के, ऐसे लिख देते। ये क्या है, आई के वाली है, इसकी इससे दूरी, बी के क्या है, इसकी इससे दूरी, और सी के क्या है, इस पॉइंट की इससे दूरी। ठीक है, जेड एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी, एक्स वाई से दूरी। ठीक है, तो इस तरह से अपन लिखते हैं ए के बी के के। ये बात तो अपन ने पढ़ ली थी। अब एक चीज जो अपन ने नहीं पढ़ी थी, वो क्या कि इस चीज का परिमाण कितना होगा। कोई भी सदिश ए, उसको अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स आई के,
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं रैंडमली कोई भी सदिश को। आई कैप जे कैप के रूप में लिखते हैं, या फिर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप लिया, तो ऐसा अगर कोई सदिश दिया गया है तो उस सदिश का अपन परिमाण दिशा स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि एक परिमाण होता है एक दिशा होती है, तो वो उस सदिश का परिमाण कितना होगा तो वो बताएंगे अपन यहाँ से। तो सदिश का परिमाण ऐसे लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखना यही हो गई ना। अब देखना इस अगर सदिश का परिमाण देखें तो क्या होता है ये, इसका परिमाण अपन दो तीन तरीके से देख सकते हैं। पहले तो अपन सदिश में देखते हैं कि सदिश क्या हो जाएगा, ए कैप आई कैप बी कैप बी जे कैप, तो इसका परिमाण क्या होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब दूसरे तरीके से देखो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ये लंबाई क्या है ए, ये लंबाई क्या है बी, तो फिर पाइथागोरस से देखेंगे तो भी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। या फिर ये देख लो रेखाखंड का जो फॉर्मूला होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अगर एक रेखाखंड है जिसके दोनों बिंदुओं के निर्देशांक अपन को दिए हैं तो उस निर्देशांकों के द्वारा अपन उस रेखाखंड की लंबाई कैसे निकालते, उसका x कोऑर्डिनेट, दोनों का x कोऑर्डिनेट को एक दूसरे से घटा दो और फिर उसका स्क्वायर कर दो, फिर उनके y कोऑर्डिनेट को एक दूसरे से घटा दो और फिर उनका स्क्वायर कर दो और फिर दोनों का स्क्वायर को जोड़ के अंडर रूट ले लो, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। वही चीज हो रही है 0 0 a, तो इसका क्या जाता है a माइनस 0 a का स्क्वायर b माइनस 0 b का स्क्वायर प्लस का दोनों के बीच में प्लस और फिर दोनों के ऊपर पूरा अंडर रूट, तो यही आ जाता है। तो इस तरह से अपन बताते हैं कि कोई भी जो सदिश अपन को दिया हुआ है उसका परिमाण कैसे निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, सदिश का परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये आपको बताया जाता है कि इसके द्वारा अपन किसी भी सदिश के मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं कि हाँ भाई ये एक सदिश है, इसका वेक्टर ये होता है। तो इसके द्वारा अपन ये भी बता देते हैं कि अगर कोई सदिश ए के बी के दिया हुआ है अपन को, तो उस सदिश की एक्स एक्सिस से दूरी बताओ, उस सदिश की वाई एक्सिस से दूरी बताओ और उस सदिश की जेड एक्सिस से दूरी बताओ या फिर एक्स वाई प्लेन से दूरी बताओ। अगर तो ए और बी में है, एक्स और वाई में, तो क्या होता है, अब जैसे सदिश ए का आई के बी जे के की एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, तो बी होगी और वाई एक्स से दूरी क्या होगी, ये ए होगी। तो एक सदिश की एक्स एक्स से दूरी होगी, अगर वो ऐसे है 2D में तो एक्स एक्स से दूरी होगी उसका वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्स से दूरी होगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट, अगर वो एक बिंदु का स्थिति सदिश है तभी। ठीक है, अब आगे अपन चल के देखते हैं दूसरी चीज। अगर अपन को दो बिंदु कहीं पे गिवन है, अगर अपन को किसी निर्देशांक ऐसे किसी दो बिंदु के अपन को निर्देशांक गिवन है, इसका है x1 x2 सॉरी x1 y1, इसका क्या है x2 y2। तो अपन को ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात है, तो अब अपन को यहाँ पे ये बताना है कि जो ये सदिश होगा दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के अपन कैसे निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे ये ए और ये है बी, ठीक है। इन दोनों ए और बी के मध्य सॉरी इनके मध्य जो ये सदिश होगा इसका निरूपण कैसे करें। अब यहाँ पे ये याद रखना कि एक सदिश है तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो अपन यहाँ पे तो क्या लिया इसकी टेल और यहाँ पे क्या है इसका हेड। तो अब अगर टेल और हेड ये ले रहे हैं अपन, तो अब यहाँ पे देखो इस सदिश को सदिश निरूपण क्या होगा। अब देखना अपन को ये क्या है इसकी हेड और ये क्या है इसका टेल, तो इस सदिश को ऐसे लिखेंगे, चलो इसको ए ओ बी ए, मतलब बी की तरफ क्या है इसका हेड, ए की तरफ क्या है इसका टेल। वेक्टर बी ए या फिर वेक्टर ए इक्वल टू
बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट, मतलब जहां इसकी सिर है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस उसकी पूंछ के कोऑर्डिनेट, तो क्या होंगे ये होंगे। अब लिख दो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 माइनस x1, और यहाँ क्या लग जाएगा आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के। ये तो हो गया सदिश बी ए। अगर अब अपन लिखें सदिश ए बी इक्वल टू माइनस का हो सदिश बी ए, तो अब देखो सदिश ए बी क्या होगा, ऐसा सदिश जो ए बी का मतलब जिसका शिफ्ट तो है ए और पूंछ है बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर कैपिटल ए बी। ठीक है, कैपिटल ए ऑफ ए बी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये तो आगे वाला पॉइंट तो इसके सर को बता रहा है और ये इसके पूंछ को बता रहा है। जैसे वहां पे जब अपन गुरुत्वाकर्षण और कई जगह जब बल देखेंगे तो वहां पे अपन को इस चीज के बारे में देखेंगे कि F12 क्या है, F21 क्या है, तो उस प्रकार अपन वहां पे देखेंगे कि दो बल है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट बल क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए बी बी ए, तो एफ बी ए क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ, यहाँ पे ए बी क्या होगा ए के कोऑर्डिनेट माइनस बी के कोऑर्डिनेट, तो ये कितना होगा, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट x1 है और बी का x2 है, तो x1 माइनस x2, और ये क्या है x कोऑर्डिनेट तो i के। फिर जब इसके y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या होगा, सर कहाँ की तरफ है इस वेक्टर का, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा y1, तो y1 माइनस ऑफ y2, यहाँ पे क्या आएगा इसका j कैप, क्योंकि ये y डायरेक्शन वाला है ना। तो अब देखना ये हो गया x1 माइनस x2 i के प्लस y1 माइनस y2 j के। अब देखना ये दो सदिश होते हैं, ये अपन एक बार लिख दिए बाद में देखेंगे। अब देखना ये दोनों सदिश क्या है, एक सदिश तो ऐसे और एक सदिश ऐसे। तो जो अपन ने विपरीत सदिश की परिभाषा पढ़ी थी वहां पे क्या पढ़ा था कि ऐसे सदिश जिनकी ओनली दिशा एग्जैक्ट अपोजिट होती है परंतु उन दोनों का परिमाण सेम होता है। इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका परिमाण आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, और इसका ये तो हो जाएगा परिमाण ऑफ ए, और अब परिमाण ऑफ ए भी देखें तो वो क्या होगा, यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या आएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखना स्क्वायर के अंदर x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 का स्क्वायर सेम आएगा, क्योंकि a माइनस b का स्क्वायर हो चाहे b माइनस a का स्क्वायर हो वो सेम आते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अपन इन दोनों के माइनस कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर आएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये दोनों के दोनों बराबर है। तो इन दोनों सदिशों का परिमाण तो हो गया बराबर, परंतु इन दोनों का दिशा हो गई अपोजिट, क्योंकि एक तो इस दिशा में एक इस दिशा में। तो अपन ने देखा था कि जब दो विपरीत सदिशों को एक दूसरे के साथ योग किया जाता है तो अपन को एक शून्य सदिश प्राप्त होता है। आगे अपन देखेंगे तो वो चीज यहाँ भी देख सकते हैं कि इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो देखना x1 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब सदिश योग देखेंगे तो देखेंगे आई कैप में जुड़ता है, जे कैप में जुड़ता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में अपने पास आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, मतलब शून्य सदिश। तो जो विपरीत सदिशों को जब अपन ऐड करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, एक शून्य सदिश। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से अपन हो गया दो बिंदुओं के मध्य इस सदिश। अब देखना, अब देखते हैं अपन सदिशों का योग। अपन को अब तक ये पता लग गया क्या सदिश है, कैसे क्या सदिश काम करते हैं, कैसे कुछ भी करते हैं। अब देखना सदिशों के योग में अपन देखेंगे जब दो सदिश है अपने पास, उन दो सदिशों को अपन ऐड करेंगे तो उन दो सदिशों को किस तरह से ऐड किया जाएगा। तो
सदिश के ऐड कर सदिश हैं, उनको ऐड करने के लिए दो रूल होते हैं, एक ट्राइंगल रूल, एक पॉलीगन रूल। तो जो पहला होता है ट्राइंगल रूल, वो क्या बोलता है, जिसको अपन बोलते हैं त्रिभुज का नियम। पहली चीज क्या बोलते हैं अपन, त्रिभुज नियम। ट्राइंगल रूल, ट्राइंगल रूल क्या बोलता है लिखना, कि दो सदिश जब दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं तो उन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा। अगर दो वेक्टर हैं, वो एक ट्रायंगल है, उसकी दो भुजाओं को बता रहे हैं, तो उन दोनों जो भी दो वो है अपने पास वेक्टर है, उन दोनों का योग जो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा है उसके बराबर होगा। तो ये चीज क्या कहना चाह रही है कि एक अपने पास ट्रायंगल है, ये एक भुजा हुई त्रिभुज की, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोले, ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, क्या हो गया, ये बोलना चाह रहा है कि इस तरह के त्रिभुज की दो भुजाएं तो इन दोनों भुजाओं का जो योग हुआ वो ये होगा। तो अपन इसको क्या लेते हैं, चलो पहले इसको मिटा लेते हैं अपन। अपने पास यहाँ पे दो सदिश है, एक है सदिश बी ए, एक है अपने पास सदिश सी बी। तो अपन को सदिश बी ए और सी बी को ऐड करना है। तो इन दोनों सदिशों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो अपने पास निरूपित जो फाइनल आएगा वो कौन सा सदिश आएगा ये बताता है। तो अगर ये दोनों सदिश जो ट्राइंगल रूल से जब अपन ऐड करते हैं किन्हीं सदिश को, तो एक बात तो ये याद रखना, सदिशों को जब अपन ने जो कोण निकालते टाइम देखा था तब क्या देखा था कि पूंछ से पूंछ मिलनी चाहिए। जब सदिशों को योग करते हैं तो अपन इस तरह करते हैं कि इसकी पूंछ इसका सर, तो पहले सदिश की ये क्या होगी, यहाँ से इसकी पूंछ हो गई टेल, ये इसका हेड आ गया, तो इसकी सर के ऊपर आगे वाला जो नया सदिश आएगा उसकी पूंछ, तो ये इसकी टेल, ये इसका हेड, ये इस सदिश जो सदिश सी है इसकी टेल और ये सदिश का हेड, तो इसकी पूंछ पे इसका सिर, ऐसे चलता जाता है कि इसका सिर है, इस पे इस नए वाले सदिश की पूंछ इस तरह से रखी हुई है। तो इन दोनों सदिश है का योग इसी सदिश की तीसरी भुजा के बराबर होगा। इन दोनों सदिशों का योग इस प्रकार से इस सदिश की तीसरी भुजा आएगा। तो यहाँ से अपन को क्या पता लगा कि जब अपन को कोई भी दो वेक्टर दिए गए हैं और उन दोनों वेक्टरों को अपन को ऐड करना है तो अपन उनको इस तरह से ऐड करेंगे और क्या अपन को क्या मिल जाएगा, अपन को फाइनली नया वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कि इन सदिश बी ए प्लस सदिश सी बी इक्वल टू सदिश सी ए, या फिर इस सदिश को हम मान लेते हैं स्मॉल है, इसको मान लेते हैं स्मॉल, इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, तो कोई ऐसे मान लेते हैं, इसको मान लिया अपन सी, ये अपने पास क्या होगा क्योंकि ये भुजा सी है तो ये स्मॉल सी, ये भुजा ए है तो ये ए, और ये बी है तो बी, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया सदिश बी इक्वल टू स्मॉल स्मॉल ए प्लस स्मॉल सी। तो जब भी सदिशों को अपन अगर भुजाओं में लिखना हो, देखना भुजा तो अपन बता रहे ना बी ए बी सी ऐसे, फिर अगर अपन को ये ए बी सी स्मॉल में लिखना होता है तो अपन त्रिभुज में लिखते थे ना कि कैपिटल ए के सामने वाली स्मॉल ए हो जाएगी, कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी, कैपिटल बी के सामने वाली स्मॉल बी। तो ये आ गया अपने पास अपना ट्राइंगल रूल। तो जो ट्राइंगल रूल अपना वो अपन को क्या बता रहा है कि जब भी अपन किसी सदिश को ऐड कर रहे हैं दो सदिशों को, तो उन सदिशों के योग के द्वारा अपन को जो तीसरा सदिश मिलेगा वो उन दोनों सदिशों को अगर त्रिभुज के रूप में लिखें तो ये वाला इनका जो आएगा सदिश ये होगा। अब देखना इसी के साथ अपन को
एक और मेथड होता है दो सदिशों को ऐड करने का, जो फॉर्मूला भी अपन को याद रखना है। उस फॉर्मूले को अपन जब ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल कोसाइन रूल लगाते हैं, वो फॉर्मूला वहां से आता है, तो अपने पास वो चीज अपने लिए जरूरी नहीं है। अपन को क्या जरूरी है कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अपने एग्जाम में सीधा फॉर्मूला काम आता है। तो क्या बताए अपन ने, ये तो क्या देखा कि त्रिभुज का नियम, कैसे त्रिभुज का नियम काम करता है। अब आगे अपन क्या देखेंगे कि जब दो सदिश हैं उनको कैसे ऐड करें, यदि उनका अपन को परिमाण और उनके मध्य का कोण दिया गया हो तो। मतलब अपन को क्या पता है कि एक सदिश है, मान लिया वेक्टर ए, और एक जिसका परिमाण है स्मॉल ए, और एक दूसरा वेक्टर है बी जिसका परिमाण क्या है स्मॉल बी। तो अपन को क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर है उनका परिमाण दिया हुआ है, और उन दोनों वेक्टर ए और बी के मध्य का कोण दिया हुआ है। तो उन दोनों वेक्टर के मध्य का कोण क्या है, थीटा। एक वेक्टर ए अपने पास, एक वेक्टर बी, तथा वेक्टर ए है, इसका परिमाण क्या है, मॉडुलस ऑफ स्मॉल ए क्या है, 8 है। मॉडुलस ऑफ स्मॉल बी क्या है, बी। अब यहाँ पे अपन को क्या बताना है, अपन को यहाँ पे बताना है ए प्लस बी। तो ये क्या बताएगा, अपन जो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इन दोनों वेक्टर के मध्य का कोण है थीटा। मतलब ऐसे दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टरों को ऐड करके जो ऐड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो जो अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो अपन को क्या देगा, ओनली वो अपन को देगा जो दोनों सदिश रहेंगे उन सदिशों के योग का परिमाण। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से अपन को क्या पता लगा, अब यहाँ पे देखना एक थीटा है, यानी पहले तो ये सदिश थे, जैसे इन सदिशों में अपन को ऐड करना है। इसी सदिश को उठाओ और इसके पैरेलल यहाँ पे लगे ऐसे अभी देखना, तो फिर इन दोनों सदिशों का परिमाण देखना, ये आता ना, यहाँ पे ये सदिश था, ये सदिश है ना, ये ए बी ये सी। तो यहाँ से इस सदिश को उठाया, ये सी आ गया, सीधे इस सदिश को उठा के अपन ने ऐसे ऐसे इसके पैरेलल में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक बात और लिखना कि सदिशों को अपन ऐसे लिखना, किसी भी सदिश को उसके समानांतर किसी भी जगह पे स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब एक वेक्टर ये है ए, तो इसकी अगर लंबाई और दिशा परिवर्तित किए बिना, मतलब किसी भी सदिश को उसके समानांतर, समानांतर मतलब इसके पैरेलल किसी भी लाइन में, जैसे ये इसके पैरेलल लाइन हो जाएंगी ना, जैसे ये 3 लाइन इसके पैरेलल, ये 2 लाइन, इस सदिश को अपन जैसे कहाँ भी इसके पैरेलल उठाया और यहाँ रख दिया, या फिर किसी को यहाँ उठाया यहाँ रख दिया। मतलब किसी भी सदिश को अपन उसकी दिशा और परिमाण में परिवर्तित किए बिना एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इसको उठा के अपन ने यहाँ रख दिया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम वेक्टर है ना, ये यहाँ पे था, इसको उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो अगर अपन ऐसे किसी भी सदिश को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करेंगे तो उससे अपने पास उस पर जो नया परिमाण आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ रखा, तो इन दोनों के मध्य का कोण अपन को पता लगा क्या था, थीटा। तो इन दोनों के, ये इन दोनों के मध्य का योग आएगा। अपन अभी आगे देखते हैं, जो अपन समानांतर चतुर्भुज का नियम देखेंगे या फिर पॉलीगन रूल देखेंगे, वो ये बताएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि दो सदिश ए और बी है, उन दोनों के मध्य का जो योग है वो थीटा के साथ कैसे परिवर्तित होता है। तो इन दोनों का योग थीटा के साथ परिवर्तित कैसे होगा कि सपोज दैट ये दो वेक्टर ले लिए ए, इन दोनों के ये बोले कि थीटा को अपन चेंज कर सकते हैं कहाँ तक, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती है 0 टू थीटा 0 से
180 डिग्री तक यहाँ पर परिवर्तित हो सकता है। मतलब ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन में हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे जाते 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 यहाँ तक चलते हैं। अब देखना, तुम बोल दो ऐसे कर दो इस वेक्टर को, एंगल तो यही हुआ, फिर भी 180 से छोटा है ना इन दोनों के मध्य का एंगल, तो मतलब दो वेक्टर के मध्य का एंगल कितने से कितने तक बदल सकता है, 0 से 180 तक। तो इन दोनों का एंगल 0 होता, इन दोनों का एंगल 0 होता तो ये क्या आ जाता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 0। cos 0 क्या होता है, 1। तो क्या हो जाता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब देखना, अंडर रूट होल स्क्वायर में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया, a प्लस b। तो मतलब a प्लस बी जो वेक्टर है उन सदिश के योग का अधिकतम परिमाण ये हो सकता है जब वो 0 डिग्री एंगल पे। तो ये तो क्या होगा, उनका अधिकतम परिमाण होगा। तो जो सी आ रहा है इनका अधिकतम वैल्यू होगी जब वो दोनों एक ही साइड हो, मतलब दोनों इसी लाइन पे आ गए तो सीधे के सीधे ऐड हो गए। तो यहाँ से अपन क्या पता लगा कि अब इसी प्रकार अपन देखें कि जब दो सदिश हैं वो मिनिमम कब होंगे, ए प्लस बी मिनिमम जब होगा जब एंगल क्या हो 180, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे क्या होता, इन दोनों का योग देते तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस ऑफ ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया, फिर कोस कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना 180 है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कोस ऑफ 180। तो कोस 180 कितना होता है, कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। ये चीज क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर एंड रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया a माइनस बी। तो ये आ गई अपने पास c मिनिमम। तो a और b जो दो सदिश हैं ये क्या है, अब देखना यहाँ से अपन क्या बता सकते हैं, यदि a और b दो सदिश हैं जिनके परिमाण स्मॉल a प्लस स्मॉल b हैं, ये दो वेक्टर है a b जिनके परिमाण है स्मॉल a स्मॉल b, इन दोनों की जो परिमाण है वो स्मॉल a माइनस बी से लेके स्मॉल a प्लस b तक चेंज हो सकता है। देखना ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जब दो वेक्टर हैं तो उन दोनों वेक्टरों का जो परिमाण है वो a माइनस बी से a प्लस बी तक चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखना इसी चीज को वो इस फॉर्मूला जो अपने लगाया इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। तथा एक चीज और लिखना, जब दो सदिशों को जब दो स्थिति सदिशों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उसका आई कैप का गुणांक आई कैप के साथ ऐड होगा तथा जे कैप का गुणांक जे कैप के साथ ऐड होगा एवं उसके जेड कैप या के कैप का गुणांक उसके के कैप के गुणांक के साथ ही ऐड होगा। तो ये चीज कहने का मतलब क्या हो गया कि एडिशन जब वेक्टर्स का अपन करते हैं तो उसका जो x कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, y कंपोनेंट के साथ z कंपोनेंट। मतलब वेक्टर a इज सपोज दैट स्थिति ऐसे रूप में दिया गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और वेक्टर b है v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो इस चीज से क्या पता लगेगा अपन को, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा,
इनके आई कैप के गुणांक आई कैप के साथ ऐड होंगे, जे कैप के गुणांक जे कैप के साथ ऐड होंगे तथा इनके के कैप के गुणांक इनके के कैप के गुणांक के साथ ऐड होंगे। तो जो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो थी ये बात, जब भी दो वेक्टर इस तरह से जैसे स्थिति सदिश रूप में या फिर आई कैप जे कैप इस तरह से लिखे होते हैं तो उस टाइम पे जब उनको ऐड करना होता है तो सीधा त्रिभुज विभुज कोई रूल नहीं लगाना, सिंपल ऐड कर दो अपन जैसे ऐड करते हैं 2 3 जैसे नंबर। परंतु एक चीज जो है यहाँ पे जिसका ध्यान अपन को रखना है कि इस तरह से ये नंबर इस तरह से ऐड होंगे कि इनका x गुणांक x के साथ ऐड होगा, y गुणांक y के साथ, z वाला z के साथ। a1 और b1 ऐड होंगे, a2 b2 ऐड होगा, a3 b3। ऐसे नहीं आप लिख दो a1 i कैप a1 प्लस b2, तो यहाँ पे देखना i कैप j कैप बदल लिए ना, i कैप j कैप उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे अपने पास जब किसी भी जो भी कोई भी अपने को दिया हुआ है उसका मापन पद्धति में काम करता है। जैसे 2 किलो वजन को अपन 2 मीटर के साथ नहीं जोड़ सकते, जैसे 2 किलो को 2 किलो के साथ ऐड करके अपन 4 किलो लिख सकते हैं, परंतु 2 किलो को 4 किलोमीटर के साथ ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है 4 किलोमीटर ओवर 2 केजी, तो केजी अलग चीज हो गया यहाँ पे और मीटर अलग चीज हो गया, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हो गई। एक क्वांटिटी अपन होगी जिसका अपन किसके जो एक मूल राशि है जिसका अपन लंबाई में काम में ले रहे हैं और दूसरी है जिसको अपन वजन तोलने में काम ले रहे हैं, इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते ना अपन। वैसा ही यहाँ पे है कि आई कैप और जे कैप को मिक्सअप नहीं कर सकते, गुणा भाग में गुणा में मिक्सअप ये हो जाते हैं कि आई कैप जे कैप के साथ गुणा के 0 दे देता है, आई कैप जे कैप के साथ क्रॉस होके के कैप दे देता है, वो चीज आगे अपन गुणा करेंगे। परंतु जब भी दो सदिशों का ऐड करते हैं उनका योग किया जाता है तो ये होता है। अब देखना यहाँ पे एक चीज साथ में हो जाएगी अपने, योग प्लस और माइनस सेम चीज होती है ना, कोई खास फर्क नहीं है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर ऐसा दिया होगा तो a1 माइनस b1 आई कैप a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप। तो जो योग है ऐड और सब्सट्रैक्शन, योग जोड़ और बाकी दो सदिशों का सेम तरीके से होगा कि उन दोनों सदिशों को सिंपल ऐड कर दो और इसी तरह से उनको बैठा दो। तो ये हो गया आज की क्लास के लिए। इसके आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जैसे अपन इनका जो पॉलीगन रूल है सदिशों के ऐड का वो देखेंगे तथा इसके उदाहरण भी अपन अगली क्लास में देखेंगे। इसमें अपन ने हमको आपको बताया कि थ्योरी क्या, इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट था सदिश का कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ उदाहरण तथा इसके आगे का पार्ट। So thank you guys. Please share this video, like this video, and subscribe our FJN Academy channel to get updated regarding different types of competitive exams. Thank you guys.